सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल उपस्थित हूँ एक बार फिर अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य श्रृंखला हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, इस श्रृंखला के माध्यम से हम स्वास्थ्य विषय समस्या को लेकर या समसामयिक विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और संबंधित विशेषज्ञों द्वारा जानकारी हासिल करते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सुजेतिया जी, इनका हमेशा से एक अनुरोध रहा कि कुछ एक दिवस जो पूरे विश्व मनाए जाते हैं उनके बारे में हर दर्शकों को समुचित जानकारी मिल सके। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और आज इस विषय पर बातचीत के लिए हमने गुजरात के सीनियर पीडियाट्रिशियन और आईपी के एनवायरनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश जी बजानिया को आमंत्रित किया। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, विषय की ओर मुड़ते हैं। सबसे पहले तो इस दिन का महत्व क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच कि आपका जो ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है उसमें मुझे एक शामिल किया और इसी बहाने जो आम जनता है उनको हम कुछ पर्यावरण विशेष में कुछ संदेश भेज सके। पूरे साल में आदमी भाग दौड़ करता रहता है, जहां पे रहता है, जो पृथ्वी पे रहता है वो एक क्लोज सर्किट सिस्टम जैसी है कि एक सूर्य प्रकाश को छोड़ के हम घर बनाए या खाना खाए या पानी पिए, जो भी चीजें वो पृथ्वी में से डिराइव करते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचते कुछ नहीं है। तो वर्ल्ड में एक दिन ऐसा है 5वीं जून कि उस दिन को लोगों को एक एहसास दिलाया जाता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं। एंड सबको मालूम है कि आज जो हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अभी इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसे पर्यावरण लक्षी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो आदमी एक दिन के लिए सोचे समझे, उसके रिलेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे कैंपेन्स किए जाते हैं। कहीं पे क्लीन एयर, कहीं पे क्लियर वाटर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, पॉल्यूशन से लेके। तो उद्देश्य ये है कि हमें हमारी जो रोज बरोज की जिंदगी है उसमें जहाँ पे हम जी रहे वो पृथ्वी के लिए, वो माता के लिए हम कुछ अपना प्रदान कर सके। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि पर्यावरण हमारे आसपास में है और एक दूसरे के पूरक है। पर्यावरण हमसे बना और पर्यावरण का सीधा असर हम पर होता है। और आपने कहा कि हमारी वृत्ति सिर्फ लेने की हो रही है, देने वाली बात तो हमने सोची ही नहीं है। आपने पृथ्वी को माता करके संबोधित किया है, तो हमने हमेशा से इस पृथ्वी को अपनी माँ के समान समझा है। तो कम से कम पूरी भागदौड़ की जिंदगी एक दिन तो ऐसा हो कि जिससे हम सोचें हमारे कामों से हमारी माता को या आसपास के परिसरों को क्या तकलीफ हो रही है। यस, बाकी के दिनों में हमने लिया है, तो एक दिन ऐसा है कि देने का है, अगर कुछ दे पाए। और अगर यही वृत्ति अगर सभी में आ जाए तो शायद पर्यावरण संतुलन भी हो जाए। एग्जैक्टली अपना डॉक्टर अग्रवाल सर, अपना ये जो उद्देश्य है आपका प्रोग्राम का वो वही है। एक्चुअली जो छोटे जो चेंज है, जो मदर टेरेसा ने आपको बताया था कि जो छोटे चेंज है दैट स्टार्ट्स विथ यू। हमारी अपेक्षा है कि नेशन कुछ करे, प्राइम मिनिस्टर कुछ करे, गवर्नमेंट करे, लेकिन करता तो आम आदमी ही है। मैं अगर बदलूं तो मेरे साथ साथ पूरा जग बदल सकता है, तो शुरुआत में अपने से क्यों नहीं करूं। आपकी ये शो देख के मानो कि 100 लोगों ने शो देखी, तो कम से कम चलो 4 या 5 लोगों के दिमाग में कुछ आया तो वो भी चेंज कर सकते। सो चेंज स्टार्ट्स विथ अस ओनली। अस मतलब कि लेमैन, कॉमन पीपल। बिल्कुल सर। और जिस बात का श्रेय आप मुझे दे रहे हैं, इसका पूरा श्रेय चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजीते जी को है। ये उसके मुख्य सूत्रधार है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं सर। मैं एक दूसरी बात की ओर आपका ध्यान लाऊंगा कि ऐसा माना जाता है कि दिन प्रतिदिन हमारे पृथ्वी का आसपास के वातावरण का टेम्परेचर बढ़े जा रहा है। तो इसमें 2 प्रश्न की, पहली बात तो इसका कारण क्या है और दूसरा इसके असर क्या है। जैसे कि हमारे माता पिता के साथ कभी बैठे हो तो वो भी कई बार ऐसे नॉर्मली बात करते हैं कि हमारे टाइम में तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। तो जमीन
और समुद्र, क्योंकि पृथ्वी में दो भाग ही है, जो 70% से ज्यादा जो है वो समुद्र है, दरिया है। तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो पिछले 100 साल में आप देखो तो 0.6 से 0.8 सेंटीग्रेड इतना बढ़ा हुआ है, जिसका असर हम काफी महसूस कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसका इम्पोर्टेंट रीजन ये है। अभी इसके कारण में जो मनुष्य है उसकी अपनी जो जरूरियात है, अपनी उसकी नीड है, ग्रीड है, ये रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जब नहीं था तब गर्मी नहीं होती थी, गर्मी तो नेचुरल कारणों से भी होती थी, कि जैसे एल नीनो हो गया, या सोलर एक्टिविटी, या जो अपना पृथ्वी का जो अंदर का एक लोह चुंबक जो मैग्नेटिज्म है, उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। तो गर्मी तो होती है, लेकिन उसकी एक मैकेनिज्म होती है कि जिसकी वजह से ये गर्मी कंट्रोल में रहती है। लेकिन जो आदमी ने जो जिस हिसाब से हरकतें करी और इसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हुई, मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सर, जिस शब्द का आपने उपयोग किया ग्रीन हाउस इफेक्ट, सुनने में तो बहुत आया, पर इसका सही मतलब अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके तो अच्छा होगा। तो जैसे एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि जैसे मनुष्य लोगों ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, और जो नेचुरल है वो, लेकिन थोड़ा नेचुरल पहले समझ ले सो दैट वो इट विल बी इजी बात। कि जो सोलर एक्टिविटी है हमारे पृथ्वी में, क्या है कि ऑयल गैस वगैरह भरे हुए भंडार है। तो जो गल्फ कंट्रीज है, अपने यहाँ भी यूएस में जो लीडिंग कंट्रीज है, वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अंदर से जो अर्थ का जो कोर है, सेंटर है, वहां से ऑयल और गैस निकाले जा रहे हैं। अभी ये जो गैस है, ऑयल है, वो अंदर का जो अर्थ का जो बैलेंस है उसको वो कंट्रोल करता है। अभी इतनी जल्दी से खाली हो रहा है कि अर्थ का अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 टाइम्स फास्टर वो खत्म होता जा रहा है। तो उसकी जो फ्यूलिंग मैकेनिज्म है, अर्थ की भी अपनी भी फ्यूलिंग मैकेनिज्म है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अभी मैंने जैसे बताया, ह्यूमन ग्रीड का कोई वो नहीं है। कई कंट्रीज ऐसे है कि जिनकी पूरी इनकम ब्लैक गोल्ड पे या ऑयल पे है। तो इतने ज्यादा प्रमाण में उन्होंने रिमूव कर दिया गैस और ऑयल, कि इसकी वजह से जो पृथ्वी है वो सूर्य की तरफ खींची जा रही है, और उसकी वजह से पूरा अर्थ प्लेनेट वार्म हो रहा है। बेसिकली इट इज दी ग्लोबल वार्मिंग। बट ये नेचुरल एक्टिविटी है, सोलर एक्टिविटी जो पहले से थी, लेकिन आदमी ने जब पिक्चर में आया, जब 1800 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तब से ये ज्यादा बढ़ गया। और इसकी वजह से ज्यादा गर्मी का डिस्ट्रीब्यूशन जब होने लगे, तो उसके बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिले, जो हम आजकल न्यूज़पेपर में रेगुलर इंटरवल पे देख रहे हैं। साइक्लोन से लेके सूखा से लेके सब कुछ। तो जितने भी कॉजेस है उसमें अभी अभी हम आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर आते। ग्रीन हाउस वर्ड काफी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन पता बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि हमने तो एक ग्रीन हाउस देखा है वो गार्डन में लगा हुआ, कि आप यूरोप में गए तो आपने ग्रीन हाउस देखा, बड़े शहरों में किसी ने लगाया ग्रीन हाउस। तो वो उसकी मैकेनिज्म क्या है बेसिकली, कि वो पूरा कांच का बना हुआ होता है। उसकी जो वॉल है वो भी कांच की होती है, और उसका जो रूफ है वो भी कांच का होता है। तो जो सूर्य प्रकाश है वो उसके अंदर एंटर होता है डे के टाइम। तो प्रकाश के साथ साथ गर्मी भी होती है। तो वो कांच की दीवार और कांच का रूप है, उसकी वजह से वो गर्मी अंदर ट्रैप हो जाती है, वो हाउस के अंदर, जिसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। उसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक्सोटिक प्लांट्स है, जैसे कि या ट्रॉपिकल फ्रूट्स है या टोमेटोज है, वो उगाने के लिए। दिन में तो गर्मी होती है, लेकिन रात को जब ठंडा होता है, स्पेशली विंटर मंथ्स में, तो उस वक्त भी अंदर के भाग जो है ग्रीन हाउस का अंदर का भाग, वहां पे वो गर्मी ट्रैप होती है, क्योंकि वो जो गैसेस है वो उसको ट्रैप करते हैं अंदर। तो उसकी वजह से जो जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ होती है। अभी अर्थ प्लेनेट के आजू बाजू में जो ग्रीन हाउस जो है, जिस हिसाब से काम कर रहा है, इसी हिसाब से ये हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कैसे कि सनलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस में एंटर होती है, और उसके साथ एनर्जी पूरी एब्सॉर्ब होती है अर्थ के अंदर, और थोड़ी एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में बाहर जाती है रिफ्लेक्ट होके। लेकिन बाहर जो है वो गैस है, जो हमने बनाए हुए इंडस्ट्री में से या कई चीजों में से जो हम देखेंगे। तो वो उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो हीट को ट्रैप करते हैं। तो गर्मी बहुत सारी उसके साथ जुड़ के ट्रैप हो जाती है, बाकी की गर्मी स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे ग्रीन हाउस में होता था।
तो जितना ज्यादा ग्रीन हाउस जो गैसेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन वातावरण में बढ़ेगा, इसके हिसाब से वो इतनी गर्मी उसके अंदर ट्रैप होगी। और वो फाइनली क्या होगा, जहाँ पे हम रहते हैं अर्थ प्लेनेट में, वो इतना वार्म होगा, जो हमने पिछले 1 सेंचुरी में देखा कि 0.8 डिग्री जितना हुआ। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो आए कहाँ से? नेचुरल गैसेस तो थे ही, जैसे कि दरिया में पानी होता है तो पानी में से ऊपर उसकी वेपर उड़ती है, तो वो भी एक गैस है। वो प्रकृति का अपना खुद का बैलेंस है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, 1800 के बाद बहुत सारे गैसेस आए कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली कहाँ से आता है कि जो गांव में जो लकड़ी जला के या चूल्हा जलाते हैं, कि फ्यूल बर्निंग कोई भी हिसाब से, डिफॉरेस्टेशन जैसे जंगल जो उसके नाश हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से होता है। ऐसे अलग अलग गैसेज है, जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रो CFC अपना हो गया कार्बन से, हाइड्रोक्सी फ्लोरोकार्बन। तो इसका एनुअल जो इंडिकेटर है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में से इतना आ रहा है, पावर स्टेशन में से इतना आ रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हम जो फ्यूल करते हैं उसमें से आ रहा है, वेस्ट जो डिस्पोजल, मतलब कि अभी उसका जो प्रमाण है वो पहले की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन एज ए प्राउड इंडियन, इतने ही हमारे लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि 2017 में जो प्रमाण है उसका, वो 2015 की कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। तो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह इंडिया ने जो स्टार्ट किया है इसका यूज, उसके अभी वो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और आगे जाके भी जितना हम लोग देखेंगे, जितना हम कर पाए उतना फ्यूचर में जो हमारी जो जनरेशन है उनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले के जमाने में क्या था, ये मेजरमेंट करने का कोई तरीका नहीं था। अभी सैटेलाइट इमेज की वजह से ऊपर से लेके नीचे तक हम देख सकते हैं। पहले पृथ्वी में से पूरी गैलेक्सी को देखते थे, लेकिन अभी पूरी गैलेक्सी में से पृथ्वी को देख सकते हैं। इसलिए हमें ये मालूम पड़ता है कि इतना ग्रीन है, इतना वहां पे सूखा हुआ है। अभी पॉपुलेशन देखो आप डॉक्टर अग्रवाल सर, कि पहले जो पॉपुलेशन थी, जैसे 20th सेंचुरी शुरू हुई उस वक्त तो 85% लोग गांव में रहते थे। अभी अब 50-50 का रेशियो हो गया, सबको शहर में जाना है। शहर में जाके करना क्या है, तो फैक्ट्री में जाके काम करना है। फैक्ट्री में काम करना है, अपनी जो भी जरूरियात है वो सब पूरी करनी है। अभी जो भारत में है उसको अब्रॉड जाना है। तो अर्बनाइजेशन जो जिस हिसाब से हुआ है उसकी वजह से पूरी की पूरी जो 20वीं सदी शुरू हुई और जो सिस्टम थी वो पूरी की पूरी बिगड़ गई, क्योंकि 1800 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग शहरों की तरफ दौड़े, ओवर क्राउडिंग कंडीशंस, झोपड़ी वगैरह में रहने लगे। ऐसे पॉल्यूटेड एटमोस्फेयर में इंडस्ट्रीज भी क्या करेगी, आप कोई भी सिटी में देखो, अभी दिल्ली में जाके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी कि इतना पॉल्यूशन, कि लोगों को जो फिगर, जो डेटा कभी लाइफ में सुने नहीं थे, ऐसे डेटा जो आम आदमी है उसको भी जानने आए कि आज इतना मॉलिक्यूल का RPM का प्रमाण है। ये सब पहले हेडलाइन हमने कभी पॉल्यूशन की नहीं देखी। अभी इतने लोग शहर में गए तो उनकी भी जरूरत है, उनकी भी रोजी रोटी की चीजें उनको जरूरत है, जीने के लिए उनको सर्विसेज की जरूरत है। तो ये सब चीजों की वजह से पूरा बर्डन सिस्टम पे आया। और साथ में दूसरी क्या चीज हुई कि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी, तो उसकी वजह से लोग लंबा जीने लगे। तो लंबा जीने लगे तो हार्ट से लेके और भी प्रॉब्लम्स बढ़ गए जो पहले के जमाने में नहीं थे। सिमिलरली अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो US की कंपनी है पेप्सी, तो इंडिया में आ गई। अभी पेप्सी इंडिया में आई है, लेकिन यूज क्या कर रही है, पानी तो हमारा यूज कर रही है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आदमी जहां पे भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे दौड़ रहा है, और वहां के जो रिसोर्सेस है वो इतने बुरी तरीके से वो यूज कर रहा है कि मतलब एक ना एक दिन तो पूरी ह्यूमन काइंड को, फ्यूचर जनरेशन को वो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इतनी जीव सृष्टि है, लेकिन ह्यूमंस जो है उसकी ग्रीड का कोई अंत नहीं है, और वो डोमिनेट कर रहा है। दूसरे एनिमल्स वगैरह तो वो अपने अपना जितना चाहिए उतना खाते हैं, लेकिन एक ह्यूमन ऐसा है कि जो पूरा सिस्टम डोमिनेट कर रहा है। तो उसने जितनी भी लैंड थी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, कि फॉरेस्ट थे वहां से, फॉरेस्ट अमेजोन आप देखो तो फॉरेस्ट निकाल दिए, डेजर्ट थे वहां पे वो ग्रीनरी करने जा रहे हैं, जहाँ पे नहीं थे वहां पे डेजर्ट करने जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन। नए नए अभी इजिप्ट में एक नया कैपिटल खोल रहे पूरा, तो पूरे अलग एरिया में, तो वो वहां की जमीन है, वहां पे अर्बनाइजेशन होगा। सिमिलरली हंटिंग बढ़ गया, आप दरिया में जाओ तो फिशिंग मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया। ये सब चीजों की वजह से पूरा जो बैलेंस था जो भगवान ने बनाया हुआ था कि ह्यूमन बीइंग इतना करेगा, एनिमल्स इतना करेगा, प्लांट्स इतना करेगा, वो सब डिस्टर्ब हो गया। और उसका मतलब कभी ना कभी तो उसको भुगतना था, और हमारी लाइफ टाइम में हमने सोचा नहीं था, लेकिन हम खुद अभी देख रहे हैं कि इसके परिणाम।
अभी आप सोचो कि आप एसी में बैठे होंगे, मैं एसी में बैठा हूँ, बाहर गर्मी में कोई बैठ नहीं सकते। हमारा बचपन का आप सीन याद करो तो मालूम है कि गर्मी पड़ती थी, लेकिन इतनी तो नहीं पड़ती थी। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। तो इसका जो इम्पैक्ट जिस हिसाब से हुआ है इतना खराब है कि 50% जो लैंड है, जो भगवान ने हमें जो जमीन दी थी, उसमें से 50% जमीन तो ऐसी है कि आदमी ने बदल दी है या उसको डिग्रेड कर दी है। आप इमेजिन करो 50%, राइट। जितनी नदियां हैं उसमें से 2/3 ऐसी है कि जो आदमी नदी को कंट्रोल कर रहा है। जो नदी तो बोलते हैं कि नदी तो बहती है अपने हिसाब से, लेकिन उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो फिशरीज देखो तो 2/3 ऑफ द फिशरीज, जो दरिया में जितनी प्रजाति थी फिश की, मछली की, वो हमने हंटिंग में उसकी जो लिमिट थी वो भी हमने क्रॉस कर दी। नाइट्रोजन जितना भी एटमॉस्फेयर में, उसमें 50% तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो ह्यूमन बींग्स ने वो क्रिएट किया हुआ है। तो इसकी असर क्या है कि पहले के जमाने में आप शुरुआत में देखो तो एक 10 लाख के रेशियो में एक जाति ऐसी थी, जैसे डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले लुप्त हो गए। तो उसका एक रेशियो था कि 10 लाख पे एक प्रजाति है वो एक साल में लुप्त होगी। अभी वो रेशियो 1,000 स्पेसीज का हो गया। आप इमेजिन करो कि 10 लाख में से 1,000 जो प्रजाति है वो लुप्त होती जा रही है, मतलब 1,000 टाइम उसका डिग्रेडेशन हमने वो किया। अभी जीनेटिक्स हमने बदल दिया पूरा का पूरा, डीएनए टेक्नोलॉजी, आरएनए टेक्नोलॉजी। अभी एस निमोनिया, जो मेडिकल भाषा में निमोनिया का जो सबसे खतरनाक जो बैक्टीरिया होता है, तो पहले के जमाने में 1980s में जो उसकी जो दवाई के सामने उसकी जो सेंसिटिविटी थी, वो अभी जाके 44% जितना रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। ये हुआ कहाँ से? क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं डीएनए ये सब, लेकिन बैक्टीरिया वायरस तो हमारे से पहले आए। ये अर्थ जो प्लेनेट है उसमें वो हमारे से पहले आए, तो उनको तो जिंदा रहना है, तो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बदल दिया। तो चेंजेस हमारे से पहले वो उन लोगों ने कर दिए। इसलिए ये जो भी डेवलपमेंट वगैरह जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है। देयर इज नथिंग लाइक डेवलपमेंट, लेकिन भुगतना तो उनको भी पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो डेवलपिंग नेशंस है वो भुगत रहे हैं। तो सर, मैं जो आपकी बात से समझ रहा हूँ कि पर्यावरण और मानव या पूरी जो हमारी जिंदगी उनके बीच में एक संतुलन था, उसको हमने मानव को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत आपने खराब तरीके। आपने एक दूसरा शब्द बोला, नीड और ग्रीड, कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उससे ज्यादा बढ़ के जो हमारी लोभी वृत्ति हुई है, संग्रह करने की वृत्ति हुई है, तो उससे हमने पूरा कंट्रोल किया। आपने कहा कि ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग, जितनी आवश्यकता है उतना तो ईश्वर ने हमको दिया था, प्रकृति ने दिया है, लेकिन उससे अगर ज्यादा कर रहे हैं तो उतना तो बनेगा नहीं, तो निश्चित तौर से वो संसाधन, रिसोर्सेज हमारे कम होते जा रहे हैं। सही बात। सर, लेकिन मैं एक जो प्रश्न आता है दिमाग में कि अगर आप कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है तो निश्चित तौर से व्हीकल्स बढ़ेंगे, बहुत सारे व्हीकल्स बढ़े तो रास्ते उनके लिए चौड़े चाहिए। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि जब रास्ते चौड़े होने तो आसपास के वृक्ष तो कटे जाएंगे। आपने डिफोरेस्टेशन की बात की कि जहाँ वृक्ष कटाई हो रही है तो डिफोरेस्टेशन तो हो गई, तो अब हम वृक्षों को यहाँ बचा के रखें या हमारे रास्तों को चौड़ा करें? आपने कहा कि अब जब लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनके लिए घर भी लगेंगे। छोटी सी जमीन में बहुमंजिला बिल्डिंग होंगी, स्काई स्क्रैपर्स होंगे, तो पानी और इस सब की तो आवश्यकता बढ़ेगी ना। तो फिर हम लोग डेवलपमेंट पर ध्यान दें या हमारे रिसोर्स को हम बचा करें, इस बीच बैलेंस कैसा कर सर? डेवलपमेंट जो है वो नेसेसरी है। ह्यूमंस शुड नॉट सफर, बट डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। जहां पे भी हम बचा सकते हैं हम बचाने की कोशिश करें। हमने अगर एक रोड के लिए मानो कि 500 ट्रीज है, पेड़ है, हमने निकाल दिए, तो उसके सामने हम 2,000 ट्रीज तो प्लांट कर सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिन था तो हमने 200 आज पेड़ लगाए। तो आप इमेजिन करो कि हर एक आदमी अगर दो दो एक एक पेड़ लगाए तो पेड़ तो 10 साल में बड़ा हो जाएगा। तो फिर से अर्थ प्लेनेट का जो कवर है वो ग्रीन हो जाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपने बोला, जो इम्पोर्टेंट जो ग्रीन हाउस जो गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है एक सिर्फ पेड़ ही है, और कौन करता है? हम तो प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। हमें मालूम है कि इसका एक ही उपाय है कि पेड़ उगाओ। तो इतना सीधा सरल उपाय है कि एक पेड़ उगाने से एटलीस्ट आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करोगे उतना तो एब्सॉर्ब होगा। अभी तो आप देखते होंगे कि इंडोर प्लांट्स भी अभी लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि एयर प्यूरिफायर है।
तो और इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, गवर्नमेंट नर्सरीज में आपको फ्री मिलते हैं। आपका बचा हुआ कचरा वाला पानी है वो भी आप डाल दो तो भी वो तो उग जाएगा। तो आपने जैसे पूछा डेवलपमेंट नेसेसरी है, बट डेवलपमेंट के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत है दैट शुड बी सस्टेनेबल, डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। जो एनर्जी के सोर्सेज है दैट शुड बी रिन्यूएबल। ये तो हम खाली किए जा रहे हैं कि जिसका कोई कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऑयल गैस, आप एक इमेजिन सिनेरियो करो कि जब खाली हो जाएंगे तो क्या होगा। कोयला तो चले गया वैसे भी, जो पुराने वैसे जमाने में भी कोयला चलता था, कोयला तो निकल गया, प्राकृतिक सोर्स हमारा तो खत्म हो गया। हो सकता है कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल ये भी लोगों को देखने को नहीं मिले। मुझे लगता है कि हमारे लाइफ टाइम में ये शायद दिन आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस पेंडेमिक। तो सर आपने जैसा कहा कि एक सबसे बड़ी जो चीज थी कि जहां से हमने बातचीत की शुरुआत की थी कि हम मानव जहाँ सिर्फ लेने की वृत्ति रखता है, अगर देने की भी किया है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने वृक्ष काटा भी है, पेड़ काटा भी, तो उसको वापिस सब कोई दूसरे रूप में उसको उगा दें, तो ये देने की वृत्ति होगी और शायद संतुलन बना रहेगा, जो बैलेंस कम हो रहा है वो बना रहेगा। वरना उसकी जो हेल्थ इफेक्ट्स है वो भुगतने के लिए तैयार रहो, इनफेक्ट आज भी भुगत रहे हैं। सर आपने भी बोलते हुए पैंडेमिक शब्द का प्रयोग किया है, पैंडेमिक में समझो कोरोना के लिए आपने बोला है, तो पिछले पूरे कोरोना और लॉकडाउन पीरियड में और एनवायरमेंट में आपका क्या अनुभव रहा है? अरे हमने तो इतने अच्छे अच्छे, अभी तो ये इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक के जमाने में हमने इतने इतने अच्छे विजुअल्स देखे कि वेनिस शहर में जैसे डॉल्फिन बिल्कुल दरिया किनारे देखने को मिल रही है। अभी दिसंबर में मैं 8 दिसंबर को फर्स्ट केस आया वुहान में, एंड 8 दिसंबर को आई केम फ्रॉम डेनमार्क सेम डे। तो जहाँ पे ठहरे थे वो आदमी ने मुझे फोटोग्राफ भेजे जब लॉकडाउन था तब। तो लगे कि जैसे हम लोग गए तो हमें लगता था कि जैसे स्वर्ग है, लेकिन उसने फोटो भेजी तो बाद में लगा कि ये तो बहुत ही अलग लेवल का स्वर्ग है। तो हर एक ने एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे माउंटेन्स नहीं दिख रहे थे वो दूर दूर से 50 किलोमीटर जो दूर जो माउंटेन्स थे वो सडनली दिखने लगे। तो लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि जब अंदर बैठे रहे। सिमिलरली एज ए डॉक्टर हमने एक्सपीरियंस किया कि बीमारियां खत्म हो गई बच्चों में स्पेशली, क्योंकि वो जर्म्स जो जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज थे, अस्थमा से लेके जो पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो सब प्रैक्टिकली खत्म हो गए। बाहर खाना पीने नहीं जाते थे तो वो वाटर बॉर्न फूड बॉर्न इन्फेक्शन थे वो खत्म हो गए। तो भगवान ने आपको एक ट्रेलर दिखाया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से रहो तो अच्छा भी हो सकता है। तो नाउ इट इज अप टू अस टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड वॉट एवर हम लोग, आप करो या मैं करूं, हम लोग हमारी एक भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये कर रहे हैं। लोग जो मार्केट में बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो ये है कि पर्यावरण के लिए हर एक आदमी थोड़ा बहुत कुछ करे, तो फाइनल जो उसका जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है वो बहुत ही बड़ा है। जैसा आप कह रहे हैं कि जिस लॉकडाउन और कोरोना में सबकी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड थी, कहीं आना जाना नहीं था, व्हीकल्स बंद थे, ओवर क्राउडिंग कहीं पे नहीं थी, तो इस एक सिर्फ इसी बात से हमें समझ लें कि बहुत सारा जो पॉल्यूशन है वो मैन मेड है, हमारा अपना द्वारा निर्मित किया हुआ है। तो अगर हम ये एक्टिविटीज को अपना नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, तो जो सिचुएशन हमने पिछले साल देखी थी शायद आगे भी देख सकते हैं। यस यस ऑफ कोर्स, वो इसीलिए मैंने आपको बताया, जैसे पूछा आपने उसके जवाब में कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा कहा डेवलपमेंट कि आप रोड डेवलप किए जा रहे हो, रोड डेवलप किए जा रहे हो, लेकिन साइमल्टेनियसली जो रिसोर्सेज है उसको आप एग्जॉस्ट किए जा रहे हो। कहीं ना कहीं तो रिफ्यूल तो होना चाहिए ना, जहां से आप जो ले रहे हो वो, एक आपने पेड़ काट लिया तो काट लिया, तो चलो जरूरत है तो काट लिया, लेकिन उसके सामने 4 पेड़ तो उगे हुए होने चाहिए ना कि 4 साल के बाद आपको काम। और ये तो आप अपने लिए भी कर रहे हो, अगली पीढ़ी के लिए भी कर रहे हो कि जिनके रिसोर्स आप खत्म कर रहे हो तो उनके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हो, तो अगली पीढ़ी ने आपको दोष नहीं देना चाहिए कि आपने तो पूरा खत्म कर दिया है। एब्सोल्युटली सर मुद्दे बहुत सारे, इश्यूज बहुत सारे, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है, और चूंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे एक्सपर्ट के स्वभाव का, उनके करेक्टर का वो एस्पेक्ट, वो पहले सबके सामने लाते हैं जो आमतौर से दिखता नहीं है। मैं आपसे जब भी मिलता हूँ आपके चेहरे पे हमेशा एक बहुत प्यारी सी मुस्कान रहती है, मैंने आपके चेहरे पे कोई तनाव नहीं देखा। आपसे बातचीत करते मुझे आपने कहा कि मैं अभी बिल्कुल सीनियर सिटीजन की एज के बिल्कुल नजदीक से, सही में मुझे धक्का लगा।
और जिस तरह से आपका इतना सारा काम एक शर्त में चलता है, तो मेरा सीधा प्रश्न है कि इतनी एनर्जी लेवल आप लाते कहाँ से? नहीं, वो जो आप कोई भी कुरान पढ़ो या बाइबल पढ़ो या गीता पढ़ो, उसमें जो हैप्पीनेस के लिए लिखा गया है कि सेवा सेवा हमारा जो हिंदू संस्कृति है उसका बहुत अहमियत वाला एक शब्द है, सेवा। तो आपने भगवान ने आपको शरीर दिया है, तो शरीर को आप रीजनेबली फिट रखो। ये नहीं कि आप अखाड़े में जाके पहलवान बनो, लेकिन जो फेफड़े आपको क्लीन दिए, तो स्मोकिंग करके फेफड़े को बिगाड़ना क्यों? तो आप ऐसे मंदिर में रहते हैं आपकी आत्मा, तो वो मंदिर को एक साफ सुथरा रखो। आत्मा तो सेवा से अच्छी रहती है, इसलिए एक काम ऐसा करो कि जो आप उसको रियल सेंस में सेवा कह सकते हो। अभी ऐसा नहीं है कि पैसे वाला आदमी ने 1,000 रुपये डोनेशन दे दिया तो वो सेवा होगी। सेवा, भगवान ने ऐसी सेवा की स्वरूप बनाई है कि जो जिसकी कॉस्ट कुछ नहीं है। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, बट इट गिव्स यू परमानेंट हैप्पीनेस। एक लंदन में जो आईसीसीयू में जो एक सिस्टर थी, जो रिटायर्ड हुई 40 साल के बाद, तो उसने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसने बोला कि मैंने आईसीसीयू में ऐसे मरीज को शांति से मरते हुए देखा है कि विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि जिन्होंने पूरी जिंदगी सेवा में लगाई। तो वी ट्राई टू सर्व। मेरा और आपका तो प्रोफेशन भी फॉर्चुनेटली भगवान ने ये दिया हुआ है कि हमें तो छोटे बच्चों के साथ सुबह से शाम तक डील करना पड़ता है। तो परमानेंट ओवरऑल सुबह से शाम तक भगवान ने जो जो आपको रोल्स दिए, दैट यू प्ले इफेक्टिवली, एंड फाइनली दैट happiness seen on your face. This is what I believe. This is my way of thinking. सर, ये जो आपने कहा, ये न केवल आपके लिए बल्कि जितने हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी प्रेरणादायी चीज है। आपने कहा कि ईश्वर ने हमें शरीर दिया, तो हम ये नहीं मान के कि मेरा है, ये ईश्वर की दी हुई चीज है, हम सब इसके ट्रस्टी हैं। तो हम न केवल शारीरिक मानसिक सफाई रखें, बल्कि आपने कहा कि सेवा का भाव रखें। और सेवा के भाव की कोई कीमत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जो भी कर आप सेवा भाव से कर रहे हैं, कि उसमें मैं शब्द नहीं हूँ। मैं जहां पे आता है वहां पे सेवा नहीं रहती। सेवा नहीं हूँ। सर, आपसे अनुरोध है कि हमारी कभी और बातचीत हो तो आप जरूर हमारे साथ में शामिल होइएगा। दर्शकों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस पर गुजरात के वरिष्ठ बालरोग चिकित्सक डॉक्टर रमेश जी बजानी के साथ संपन्न हुई। हमारी कोशिश थी कि कार्यक्रम आपको रोचक और जानकारी देने वाला हो, लेकिन ये कैसा हुआ इसका अंतिम निर्णय आप और केवल आप कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें अपनी सूचना अवश्य भेजें। चूंकि विदा का समय हो गया है, इसलिए अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर भेंट होगी। और सर, हम इस आपके रोचक अनुभवों के साथ हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।